अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग लाहौर म्यूजियम डिजिटल। इस प्लेटफॉर्म से आर्टिफैक्ट डायरीज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे उन चेहरों के बारे में जो खामोश हैं मगर अपने दौर की तहजीब व सकाफत की हमें कहानियां बताते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मैडम इफ़त अजीम साहिबा, रिसर्चर हैं, लाहौर म्यूजियम से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अपने टॉपिक पर आने से पहले मैं जानना चाहूँगी कुछ आपके बारे में और साथ ही साथ हमें ये बताएँ कि लाहौर म्यूज़ियम के साथ आपका ये जो सफ़र है, ये कैसा है? देखिए, मैंने लाहौर अजाइब घर को 2007 में बतौर रिसर्च ऑफिसर जॉइन किया और फिर इसके साथ-साथ डिफरेंट जो गैलरीज़ हैं उसकी वक़्तन-फ़वक़्तन मैं इंचार्ज रही। जैसे मखतूतात, जनरल गैलरी कलेक्शन, पाकिस्तान मूवमेंट गैलरी और आर्ट्स एंड क्राफ्ट, और फिर सबसे आखिर में मेरे पास कॉइन्स कलेक्शन है जो कि 45,000 कॉइन्स पे है और तकरीबन 75% कलेक्शन पे वो बेस करती है, उसकी मैं इंचार्ज हूँ। और फिर 2007 से अब तक मैं लाहौर म्यूज़ियम में होने वाली बहुत सारी मेजर एग्ज़िबिशन्स जो हैं, उसमें तहकीक और जो तराजुम का शोबा है, वो मेरे पास रहा है। और फिर इसके साथ-साथ और भी आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स होते हैं जो मिलते हैं, जैसे लाहौर म्यूज़ियम के रेगुलेशन की रिवीजन और अपग्रेड करने का काम था, वो भी मैंने 2012 में किया। तो ये जर्नी अमेज़िंग है, जिसमें लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ आपको हर दिन मिलती हैं और हर दिन आप ये कहते हैं कि आप कितना कम जानते थे। ज़बरदस्त। तो मैम, बड़ी क्यूरियोसिटी है मुझे भी और मेरे व्यूअर्स को भी ये जानने की कि आखिर ये जो मास्क हैं, इनके पीछे की क्या कहानी है? और जहाँ तक मैंने सुना है ये कहानी स्टार्ट होती है 19वीं सदी से। 3 जर्मन भाई थे जिनको इस मास्क के साथ मंसूब किया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, ये 3 भाई थे, रॉबर्ट, हेरमन एंड एडोल्फ। ये तीनों भाइयों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और प्रूशियन गवर्नमेंट के ताउन से एक हाई एशिया में एक साइंटिफिक मिशन को तरतीब दिया गया, जिसमें इनको बाकायदा तौर पे तैनात किया गया। और ये मिशन 4 साल का था, लेकिन 1854 से 1858 के लिए प्लान था, लेकिन 1857 में ये वाइंड अप हो गया। और उसमें क्योंकि ये मिशन जियोलॉजिकल और जियोग्राफी पे मबनी था, लेकिन इसके साथ-साथ ये क्यूरियस बॉयज़ थे और इन्होंने यहाँ के जो लोगों के हेड कास्ट और फिर स्पेसिमेंस थे, हाथों के, पाँव के, यहाँ की आर्ट्स एंड क्राफ्ट और इसके साथ-साथ जियोलॉजिकल, बोटैनिकल और ज़ूलॉजिकल कलेक्शन जो हैं, इन्होंने अपने साथ ये जर्मनी लेके गए। ठीक है। तो इंसान जब सफ़र पे निकलता है तो बहुत सी चीज़ें हैं जिनको वो एक्सपीरियंस करता है। कुछ ऐसी चीज़ें भी थीं जो इन 3 भाइयों ने अपने इस 4 साल के सफ़र में इग्नोर की? इग्नोर देखें, क्योंकि वो जियोग्राफर थे। वो उस ज़माने में आपको कैमरे की हिस्ट्री अगर आप जान सकें, तो 1839 में इंडिया में कैमरा आया और उस कैमरे को उठा के लेके जाना बहुत मुश्किल था, और वो भी हिमालय और इन जैसे इलाकों में। तो ये अपने अंदर बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी थे, ये स्केचिंग बहुत अच्छी करते थे और इन्होंने अपना जो इनके असाइन मिशंस थे, जो साइंटिफिक थे, वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को करके दिए। लेकिन ये जो एथनोलॉजिकल हेड कास्ट हैं और जो डिफरेंट इनके स्पेसिमेंस हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलते हैं, वो ये शो करते हैं कि उन्होंने जो अपना 3 साल का वक़्त यहाँ गुज़ारा, वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारा। इवन हमें उनके अपने जो सर्वेंट्स हैं और जो उनके असिस्टेंट्स थे, उनके साथ इनका एक जो वर्किंग रिलेशन था, उसके बारे में भी पता चलता है। ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिकली बात करें हिमालय की और हिंदुस्तान की, इनके सफ़र की, तो क्या कुछ हमें तारीख़ बताती है उस सफ़र के बारे में? देखिए, ये तीनों भाई जो थे, इससे पहले एल्प्स जो माउंटेन्स हैं यूरोप में, उसकी पूरी मेजरमेंट ही कर चुके थे। उस ज़माने के में जर्मनी के एक अज़ीम प्रोफ़ेसर अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट के ये शागिर्द थे और उन्होंने जब वो प्रूशियन गवर्नमेंट में उनकी बहुत ज़्यादा एक मोतबर साइंसदान थे, इसलिए प्रूशियन किंग ने उनके साथ मुशावरत की और इन 3 भाइयों को जो है इस मिशन के लिए तैनात किया गया। और फिर वो साउथहैम्पटन, लंदन से अपनी बाकायदा वहाँ से जो उनकी टीओआर's और जो अपॉइंटमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से साउथहैम्पटन से रवाना हुए और ये तकरीबन 15 से 20 दिन के सफ़र में, सम टाइम ये अलेक्जेंड्रा का भी हमें मिलता है कि ये कायरो में भी ये ठहरे। तो ये बॉम्बे पहुँचते हैं और यहाँ से फिर इनका बाकायदा जो
मिशन है वो शुरू होता है, जो आपके मैदानी इलाकों से होता हुआ पहाड़ी इलाकों तक जाता है। ठीक है। तो इनका ये जो सफ़र है, क्या हम कह सकते हैं ये प्योरली क्यूरियोसिटी बेस्ड था, साइंटिफिक बेस्ड था या इसमें हमें कहीं न कहीं कॉलोनियल प्लानिंग की भी झलक नज़र आती है? देखिए, जो मिशन की जो इंटेंट थी ऑन द पार्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, वो तो आपको कॉलोनियल प्लानिंग थी अच्छा। in order to trace new trade routes between Central Asia and Asia। और दूसरा ही है, अगर हम ये ऑब्जेक्ट्स देखते हैं और फिर इसके अलावा और जो चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ, दे ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ देयर क्यूरियोसिटी। तो शौक के बगैर कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं मुमकिन है। नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो इस वक़्त मेरे सामने मास्क मौजूद है, बड़े डिफरेंट मास्क हैं और डिफरेंट डिफरेंट अश्काल हैं इनकी। मुझे बताएँ कि क्या मकसद था इन मास्क को बनाने का? और 19वीं सदी में अगर ये चीज़ें बनाई गई हैं, तो किस तरह की टेक्नीक्स यूज़ होती थी? किस तरह के मटीरियल यूज़ हुआ है इन कास्ट के अंदर? देखिए, पहले तो हम ये बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट्स कौन थे। बिल्कुल। ये सब्जेक्ट्स ये सब वो हैं जो उनके साथ इन वन वे और द अदर उनके असिस्टेंट्स रहे, क्योंकि जब आप इनके वो साइंटिफिक मिशन इनके वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो पूरी एक कॉलोनियल सेटिंग की बात करते हैं कि अगर आप कहीं आपने पैगाम भिजवाना है तो आप किसी एक बंदे को मत भेजें, बल्कि एक कंपनी को भेजें, ताकि आपका पैगाम जो है वो सही तरीके से पहुँच जाए। वो शो करता है कि वो सीक्रेसी के भी कितने थे और साथ-साथ उनका लोगों पे एतमाद भी कितना था। और फिर वो कहते थे अगर आपने रहना है, अच्छा घास काटने वाला भी आपको चाहिए, पानी भरने वाला भी आपको चाहिए, तो कम से कम वो एक टाइम में 10 से 15 लोग उनकी उस कंपनी में शामिल थे। और इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में हमें उनकी प्रोसीडिंग्स को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। जैसे अभी आप ये मास्क को देखेंगे, ये मोहम्मद अमीन का है, जो यारकन तुर्किस्तान का रहायशी था। और ये वो बंदा है जिसने इनके दरमियाना भाई जिसका नाम अडोल्फ था, उसको अकम्पनी किया। और अनफॉर्चुनेट ये इस वजह से भी थे कि इनका जो भाई अडोल्फ था, उसकी काशगर में उसको कत्ल कर दिया गया। और जिस टाइम उसको कत्ल किया गया था, उसके साथ मोहम्मद अमीन मौजूद था। और फिर इसके अलावा हमें और भी बहुत सारे ऐसे मास्क मिलते हैं जो हमारी कलेक्शन, क्योंकि हमारे पास 50 कलेक्शन है मास्क की, और जिसमें हमें पता चलता है कुछ उनके हंटर्स के तौर पे सांतल ट्राइब है जो बहुत अच्छा शिकारी है, बंगाल का है, क्योंकि ये ज़ूलॉजिकल स्पेसिमेंस भी इकट्ठे करते थे, तो उसके लिए आपके पास एक हंटर की फोर्स भी होना ज़रूरी था। तो ये वो सब लोग थे जिनको इन्होंने लिया। और आगे जब हम इसकी ये बात, अभी ये आपको मेटालिक नज़र आ रहे हैं कि मेटल में है, लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत वो जिसे कह सकते हैं आप कंट्रोवर्शियल भी उसको कह सकते हैं। और इस पे एक आर्टिकल जो है वो एंड्रयू जिमरमैन ने पहले लिख चुका है 2015 में। और उसने ये जो कॉलोनियल कॉर्पोरियलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, पावर रिलेशंस का, कि जो है कॉलोनियल या कॉलोनाइज़र जो था हमेशा पावर में है, और जो उसके महकूम अवाम है उस पे वो तशद्दुद करके ये बना सकता है, लेकिन मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, क्योंकि आपका डिफरेंट है। जी, मेरा इस वज़ह से डिफरेंट है क्योंकि जब मैं मोहम्मद अमीन को देखती हूँ, मैं मुराद को देखती हूँ, मैं जो एक ज्यूइश था, और वो भी इसी इलाके से ताल्लुक था उसका, सेंट्रल एशिया से। और फिर और डिफरेंट इनके पास इंडो पुर्तगीज़ इनके एम्प्लॉइज़ थे। उनके जब मैं नाम पढ़ती हूँ तो मुझे नहीं लगता, बल्कि देखें एक्सोटिसिज़्म ठीक है, यूरोप कहता है कि एशिया उसके लिए एक्सोटिक है, लेकिन मेरे ख़्याल में एशियंस के लिए भी यूरोपियन एक एक्सोटिक चीज़। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल ऐसे। अगर आप अभी भी अजायब घर में जाते हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपको कोई फॉरेनर नज़र आता है तो पाकिस्तानीज़ जो हैं आउट ऑफ कर्टसी जो हैं उसके इर्द-गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं। हेलो। तो वो एक्सोटिसिज़्म उस ज़माने में भी था। हुँ। तो इसमें कोई रियलिटी का कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अभी आपने बताया कि ये मेटल के हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब उस दौर में लोगों के ये कास्ट बनाए गए, तो क्या ये जो प्रोसीजर था, ये पेनफुल था प्रोसीजर? देखें, ये मेटल कास्ट बाद में बनी। अच्छा। और इसको बनाने से पहले प्लास्टर
ऑफ पेरिस जो है उससे ओके। इसकी बनाई जाती है। यानी आप ये सोचें कि एक सिटर है, उसको आप ज़मीन पे लटाएँगे, हुँ। उसके चेहरे पे बाल उसके अच्छी तरह से आप बाँधेंगे, उसके चेहरे पे आप पोमेड मतलब जो पुराने ज़माने की वेज़लीन थी, आप उसको अच्छी तरह से ग्रीसी उसका चेहरा कान तक कर देंगे और जो उसका नाक वाला पोर्शन है, उसमें आप कॉटन बेस्ड या पेपर बेस्ड कोन्स बना के डालेंगे और फिर जो चूना है उसको पानी में घोल के थिक वो उसके चेहरे पे लगाएँगे और उससे कहेंगे कि वो हिलेगा भी नहीं। और फिर आधा घंटा उसको सूखने में लगता है और उसके बाद उसका वो जो मास्क है, वो उससे आप उखाड़ सकते हैं। लेकिन जब ये चूने का अमल जो है प्रोसेसिंग इसकी होती है तो ये हीट एक छोड़ता है, बिल्कुल है सही। जो सम टाइम काफ़ी तकलीफ़देह होती है। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि उन्होंने एक्सोटिसिज़्म का वो जो दोनों तरफ से एक एक्सपीरियंस था और यहाँ के लोग काफ़ी सख्त जान हैं और उन्होंने माइट भी उन्होंने पे भी किया और बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने वॉलंटरीली जो है इस काम को करने के लिए अपने आप को पेश किया। अच्छा, लेकिन अभी ये चीज़ कन्फर्म नहीं कह सकते हम कि उन्होंने अपनी रज़ामंदी से ये किया या उनको फ़ोर्स किया गया इस चीज़। देखिए, हम ना तो इसकी फ़ोर्स और ना ही हम इसकी रज़ामंदी कह सकते हैं, ये मेरा कहना है। अगर मैं एंड्रयू ज़िमरमैन का मानती हूँ, तो उससे मुझे नज़र आता है कि वो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा है। ओके। लेकिन मैं जब इनकी सेटिंग क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं भी आपको 50 मास्क कहीं भी नहीं है। मिलेंगे, क्योंकि अभी बहू-दाजी लाड म्यूज़ियम बॉम्बे में है, वहाँ पे आपको इनके 5 से 6 मिलते हैं। जब आपको 5 से 6 मिलते हैं, तो आपके पास एक कलेक्शन पूरी नहीं होती। मेरे पास यहाँ पे 50 मास मौत। एथनोलॉजिकल मास हैं ठीक है। और उसमें बहुत सारी वैरायटी है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ माय रिसर्च जो कि कल-कल को भी चैलेंज हो सकती है। मेरे नज़दीक पेमेंट पे भी होंगे, वॉलंटरीली भी होंगे, लेकिन तशद्दुद का कोई एलिमेंट नहीं मिलता। क्योंकि जब मैं इसकी कश्मीर की प्रोसीडिंग पढ़ती हूँ कि जब ये तीनों भाई कश्मीर में गए, तो वो जैसे उन्होंने लोगों के बारे में बताया था कि बल्ती मुसलमान थे और ये यारकन से आए हुए लोग थे, हमालिया के कुछ लोग थे, लाहौल से आए हुए और उनकी सारी और वो ये सारी कंपनी जो है मुझे यहाँ मिलती है। क्योंकि ये एक-एक मास एक-एक कहानी है जिससे मुझे उसकी मज़हब का भी पता चल रहा है, मुझे उसकी नस्ल का भी पता चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। यानी इसको आप ब्राह्मण से लेके आपको शूद्र तक डिफरेंट कास्ट जो हैं उनके बारे में पता चल रहा है। तो ये एक एक मास एक मिनिएचर फॉर्म में एक पूरी कहानी है। तो अगर मैं इन मास की बात करूँ कॉलोनियल आइडियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करेंगे तो मैं कमोडिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़रूर रखूँगी। देखें, 19th सेंचुरी का जर्मनी जो था वहाँ पे एक बहुत बहस चल रही थी। यानी व्हाइट मैन्स बर्डन है जो एंटायर यूरोप को अपनी लपेट में ले चुका था कि हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम दुनिया को सिविलाइज्ड करें और वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कल्चर लोग वर्सेस द नेचुरल लोग वो था और इनका मकसद ये था क्योंकि 19th सेंचुरी जो थी एक लिबरल एसेंडेंसी का दौर भी था और म्यूजियम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ना कि कॉलोनियल जो है इंडिया में भी थे म्यूजियम्स बन रहे लेकिन इसके साथ साथ यूरोप में ये फ्लरिश कर रहे थे ठीक है। और उनको उसमें ऑब्जेक्ट एक्विजिशन चाहिए थे ये ना सिर्फ एंथ्रोपोमेट्रिक डेटा था जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए भी इंटरेस्टिंग था इसके साथ साथ ये म्यूजियोलॉजी का भी एक सब्जेक्ट थे कि वहाँ के लोग जो यहाँ नहीं आ सकते हैं वो ये देख सकें कि इंडिया और हाई एशिया यानी वहाँ के पहाड़ों में रहने वाले लोग जो हैं वो कैसे हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द पीपल्स इंटेंशन उन्होंने ये जो मास्क थे वो बनाए और पूरे यूरोप में इसकी प्लास्टर कास्ट जो हैं वो सेल की यानी ये जो मोल्ड्स हैं ये हमारे लिए हमारे पास एक इसके नेगेटिव्स हैं जिसमें से पॉजिटिव्स जो हैं वो पूरी यूरोप में उन्होंने सेल किए। ठीक है। तो इन्होंने जब डिफरेंट कंट्रीज़ में ट्रैवल किया, डिफरेंट रीजन्स में ट्रैवल किया, डिफरेंट लोगों से मिले, कल्चर के बारे में जाना, वहाँ की लैंग्वेजेज़ के बारे में जाना, तो हमें क्या इस स्टडी में किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है?
डिस्क्रिमिनेशन देखें, डिस्क्रिमिनेशन क्या कि उसमें वो आपकी कास्ट सिस्टम, हालाँकि यहाँ पे रहने वाला अभी भी आप देखें गाँव में, लेकिन अब तो गाँव भी खैर काफ़ी ज़्यादा एडवांस हमारे हो चुके हैं। तो कभी कोई किसी को नाई, मोची या ये वो सारी चीज़ें, यानी इसने आके यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा आपके जो है ना चीज़ें वो एनहांस की, कि ये जो डिस्टिंक्शंस हैं। और मतलब मुझे तो इसमें कोई एज़ सच कोई एलिमेंट उसमें डिस्क्रिमिनेशन का नहीं है सिवाय इसके, क्योंकि देखिए 3 साल का वो अरसा यहाँ पे गुज़ार के गए और 3 साल के अंदर वो जो थे वो अपना डाटा इकट्ठा करते, उसको नोट करते, यानी उनकी चीज़ें जो थी अगर आप उनकी सारी प्रोसीडिंग्स को 3 वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं तो आपको ये समझ आती है कि अभी बहुत कहानी अभी अधूरी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर भी वो यहाँ का कल्चर और यहाँ की जो चीज़ें हैं उसको लेके पूरे यूरोप में गए, तो ये भी उनका एक कंट्रीब्यूशन, बेशक उन्होंने इससे कमाया भी होगा, कमोडिटी भी थी, लेकिन वो यहाँ से यही चीज़ें लेके यूरोप में भी तो गए। ठीक है। तो 275 मास्क थे टोटल, जिसमें से 50 जो हैं वो लाहौर म्यूज़ियम के हिस्से में आए। ये मास्क किस तरह से, किस सफ़र को तय करते हुए लाहौर म्यूज़ियम तक पहुँचे, ये जानना चाहते हैं। आपको पता है कि 1849 में यहाँ पे सिख राज खत्म होता है, तो इसके पास बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंडर पूरा पंजाब चला जाता है। तो बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ने ये 1856 में डिसीजन किया कि पंजाब भर में जो है डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम बनाए जाएं। तो लाहौर अजायब घर की बुनियाद एक डिस्ट्रिक्ट म्यूजियम के तौर पे 1856 में रखी गई और हमें उस वक्त के फाइनेंशियल कमिश्नर मिस्टर थॉरंटन थे। 1860 की वो निगोशिएशन है जिसमें वो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से ये कुछ स्पेसिमेंस हैं जो लाए जाते हैं 50 के करीब, और इनको वज़ीर ख़ान बारादरी में डिस्प्ले किया जाता है और पूरा उसका एक नैरेटिव बयान किया है कि इस वज़ीर ख़ान बारादरी में नॉर्थ साइड पे पठान्स के हैं, दूसरी तरफ जो है साउथ इंडियंस के हैं। तो वो एक पूरा माहौल जो है वो आपको उसमें वो मिलता है। तो मिस्टर थॉरंटन की एफ़र्ट से ये एम ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये वज़ीर ख़ान बारादरी में आए और फिर उसके साथ-साथ क्योंकि म्यूज़ियम 1864 में एक आर्ट्स एंड क्राफ्ट पंजाब इंडस्ट्रियल एग्ज़िबिशन हुई, जिसके तहत इसकी कलेक्शन बढ़ी और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मास एक गुमनामी की ज़िंदगी में चले गए। इसलिए कि देखें, गुमनामी से मुराद ये है कि कलेक्शन को बनाने के लिए एक अजायब घर जब से बना है, ये एक्सपेरिमेंटेशन के ही प्रोसेसेस से गुज़र रहा है। अगर आप देखते हैं इसको, आपको बाय द एंड ऑफ द मतलब 19th सेंचुरी आपको म्यूज़ियम की जो वेव है, वो नज़र आती है एथनोलॉजिकल की। 1890 के अराउंड यहाँ पे आपको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आता है, तो वो जब आपकी खैबर पख्तूनख्वा के एरिया में जब अपनी एक्सकवेशन करता है, तो जो एक्सकवेटेड मटेरियल जिसमें गंधारा बहुत ज़्यादा तादाद में कलेक्ट की गई, सन 1907 तक एक्सकवेटेड मटेरियल लाहौर म्यूज़ियम में आता रहा। उस वक़्त इसको सेंट्रल म्यूज़ियम कहा जाता था। तो या तो फिर इसमें आर्कियोलॉजी का शोबा है, यानी ये आर्कियोलॉजी की तरफ और ये हुआ। फिर हमें सन 1920 के बाद यहाँ हमें एसएन गुप्ता का एक रोल मिलता है लॉयनेल हीथ के साथ। तो क्योंकि एसएन गुप्ता कलकत्ता से थे और बंगाल स्कूल से उनका ताल्लुक था और उन्होंने बहुत सारे इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स और जो हमारी गन पेंटिंग मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो उनके दौर में यहाँ पे आई। तो इसलिए लाहौर म्यूज़ियम जो है इसकी जो आप कह सकते हैं इसमें पैराडाइम शिफ्ट्स अपने अम, आती नहीं हैं। वो इस हिसाब से कि कलेक्शंस कैसे आती, इसीलिए क्योंकि एथनोलॉजी का जो शोबा है हमारे यहाँ वो 1970 के बाद क्रिएट हुआ। ओके। यानी जिससे म्यूज़ियम का आगाज़ हुआ 1856 से जिसकी आगाज़ किया जा रहा है, वो एथनोलॉजिकल बेस्ड कलेक्शंस थी। लेकिन जो उसका कीपर की पोस्ट थी वो 1970 के बाद क्रिएट की गई। 1970 के बाद 1970 के बाद की Okay. क्रिएट की गई। तो इसलिए बहुत बड़ा गैप है। बहुत बड़ा गैप था। तो इसलिए ये मेरा ये ख़्याल है कि ये उसमें
मिसिंग एलिमेंट में चले गए, ठीक है। जिसको हम कहते हैं म्यूजियम की टर्म में ऑर्फन ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। तो जब म्यूज़ियम में इसको रीडिस्कवर किया गया और आप तक ये कास्ट पहुँचे, तो किस तरह से आपने अपनी जो पूरी एक रिसर्च की जर्नी थी, वो स्टार्ट की और कैसे आपको पता चला कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके पीछे की हिस्ट्री क्या है? आपने डिफरेंट लोगों से कनेक्ट किया होगा ऑब्वियसली। जी, देखिए ऑब्जेक्ट कहीं भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा एक मैं आपको बताती हूँ कि इससे पीछे क्या मोटिव था कि हमने 2016 में एक प्रोजेक्ट थी, हमारी टीम थी, उनको हमने एंगेज करना था ऑब्जेक्ट डीलिंग में। ठीक है। तो उनको लेके मैं मेन रिज़र्व में चली गई। हमने कहा हम चीज़ें अपनी क्लासिफ़ाई भी कर लेंगे, रिज़र्व्स भी साफ़ हो जाएँगे। उस सिलसिले में ये निकले और आप मतलब सुबह मतलब वहीं पे थे अच्छा, और आइडिया नहीं था किसी आइडिया नहीं था कि ये क्या है और जिन कंडीशंस में वो भी मैं बता नहीं सकती हूँ। तो उसको हमने किया और मुझे ये बड़े अजीब से लगे कि ये क्या है और इसके ऊपर पूरा आपको इंसिग्निया मिलता है एथनोलॉजिकल वो श्लैगेनट्वाइट का और 1854। तो मैंने कहा ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा। अब जब मैं मास्क में डालूँ तो उस ज़माने में आपको सिर्फ़ जो है डेथ मास्क का ही ज़िक्र मिलता, ज़िंदा बंदों पे कभी भी नहीं मिलता था। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी रही, फिर मैंने वो किया ब्रिटिश म्यूज़ियम, ब्रिटिश लाइब्रेरी, इंडियन म्यूज़ियम कलकत्ता और फिर मैंने बर्लिन म्यूज़ियम जो है उनके साथ नेगोशिएशन की कि इस तरह से हमें मास्क मिले हैं तो आप काइंडली मुझे बताएँ। फिर सिवाय ब्रिटिश लाइब्रेरी के मुझे किसी ने रिस्पॉन्स नहीं दिया और बल्कि ब्रिटिश म्यूज़ियम और वीएनए से भी और उन्होंने कहा कि हमारी सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमें लगता है कि हमारी ये चीज़ें जो हैं वैनिश हो चुकी हैं। ओके। तो फिर वहाँ से उन्होंने मुझे आर्मिटेज का एक आर्टिकल था कि श्लैगेनट्वाइट कौन थे, उसको मैंने पढ़ा, उससे मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। फिर इन मैंने ऑब्जेक्ट्स की सबसे पहले तो इन्वेंटरी की। इन्वेंटरी में क्या होता है कि आप उस वक़्त क्लासिफ़िकेशन शामिल नहीं होती। आप ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट आप इसको एंटर करते हैं। जब मेरे 50 ऑब्जेक्ट्स की एंट्री पूरी, इसकी लेंथ, विड्थ, ऊपर क्या लिखा है, इसके मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस इसके कैसे हैं, वो सब चीज़ें मैंने नोट की। तो उससे मुझे पता चला, ओह! इसमें तो कैटेगराइज़ेशन है और इसमें ख़वातीन भी हैं, आदमी हैं, ओह! इसमें तो डिफ़रेंट ज़ातें हैं, अच्छा इसमें तो इलाके डिफ़रेंट हैं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने इसकी ब्रॉडर कैटेगरीज़ कर लीं। जैसे मेरे पास बल्ती, तिब्बत का एरिया, उसके मेरे पास 8 आते हैं, तो हाँ। 8 मैंने उसमें कर लिए हैं कि उसमें जी इतने ये सारे के सारे मुस्लिम्स हैं, उनकी डिफरेंट मतलब क्लासिफ़िकेशन कर ली। तो ये जो चीज़ें हैं, हमारा बेसिक काम यही कलेक्शन ऐसे ही बनती है कि पहले वो एक रॉ फॉर्म में होती है और फिर जब उससे सिमिलर चीज़ें आपको मिलती हैं, तो फिर वो एक कलेक्शन की फॉर्म में आती है। ठीक। तो ये वो सारी चीज़ें थी। बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ये जी। थ्रूआउट। तो मैम पंजाब सेक्रेटेरिएट आर्काइव में इनका रिकॉर्ड का होना किस बात की निशानदेही करता है? इस बात की निशानदेही करता है कि हमारा रिकॉर्ड जो है या हमारी तारीख जो है वो महफूज हाथों में है। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि इदारे देखें, पंजाब आर्काइव्स अब खुद तो लाहौर अजायब घर से रिलेटेड जो मटेरियल है वो यहाँ नहीं देने आएगा। इसी तरह से लाहौर म्यूज़ियम को भी ये नहीं पता है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो लाहौर फोर्ट में भी है, उसका रिकॉर्ड एनसीए में भी है, उसका रिकॉर्ड पंजाब आर्काइव्स में भी है। तो बात सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आपस में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है कि इन सारे कल्चरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका आपस में एमओयू हो, यहाँ पे रिसर्चर एक-दूसरे के पास जाएँ, ऑब्जेक्ट तक एक्सेस दी जाए, फाइल्स तक एक्सेस दी जाए और आपके ऑब्जेक्ट्स जो है एज़ अ म्यूज़ियोलॉजिस्ट इनके प्रोवेनांस कंप्लीट हो सकें। हमें इनकी तारीख मिल सके कि ये कब आए। क्योंकि म्यूज़ियम ऑथेंटिसिटी पे बेस करता है और ऑथेंटिसिटी तभी होती है जब आपको ये पता होता है कि आप एक वैलिड टाइटल के साथ एक ऑब्जेक्ट आपके म्यूज़ियम में सारी ज़िंदगी के लिए आ चुका है, जो आपकी ज़िम्मेदारी है और आने वाली नस्लों के लिए भी एक ज़िम्मेदारी होगी। ज़बरदस्त। मैम लास्ट में ये चीज़ जानना चाहूँगी कि म्यूज़ियम जब भी कुछ रीडिस्कवर करता है, तो उसके ऊपर एक तहकीक का जो पूरा प्रोसेस है, वो दोबारा शुरू होता है। उसके ऊपर दोबारा से किस्से लिखे जाते हैं। आप इन मास्क को आज के दौर से किस तरीके से रिलेट करती हैं? देखिए, हमारा काम ये है कि हम एक
जो अपनी तहकीक को उसको मंज़र आम पे लाएँ। तहकीक आपकी रिटन फॉर्म में भी होती है और एक इसकी बेहतरीन जो म्यूज़ियम या पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव वो इसकी नुमाइश होती है। मेरा काम ये था कि मैं इन चीज़ों को एक ज़ुबान दूँ अपने पर्सपेक्टिव से, क्योंकि क्यूरेटर की जो पावर है, हम भी एक तरह से कॉलोनियल्स हैं नो डाउट। और हम भी जो अपनी पावर ऑब्जेक्ट को डिसाइफर करने में लगाते हैं, उसको डिनाई करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी डिनायल के लिए हम तैयार हैं इसके। तो उसके लिए हमने पूरी एग्ज़िबिशन की, काफ़ी अच्छा हमें इसमें रिव्यू भी आया और ये है कि मतलब इन पे काम होना चाहिए। इन जो मास हैं इनको, चाहे वो आपके एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट्स हों, आपके आर्ट्स एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट्स हों, तो उनको इन पे काम करना चाहिए और जहाँ तक बात है कि इसको रिलेट करने वाली बात है, तो हमें अपनी ये देखें अंग्रेज़ का देखें, यूरोपियंस को हम कह सकते हैं कि वो किसी भी इलाके में रूल करने के लिए वो पहले वहाँ के लोगों को देखता है, उनकी बूदोबाश को देखता है, फिर वो प्लानिंग करता है और हमेशा वही प्लानिंग सक्सेसफुल होती है जब आप अपने लोगों को जानें। मैं तो ये समझती हूँ कि लोग कहते थे कि मतलब हम अपने बड़ों से कि सबसे पहले अपने आप को जानो, फिर अपने आप को पहचानो। पहचानो, फिर उसके बाद जो है वो चीज़ें होंगी। जैसे कानून में हमें एक पढ़ाया जाता था, नो थायसेल्फ, नो थाई लॉ, नो थाई जज। तो इसी तरह से जब आप अपने लोगों को, उनके मसाइल को समझोगे, प्लानिंग अच्छी होगी, एग्ज़ीक्यूशन अच्छी होगी और फिर इन द एंड एक अच्छी सोसाइटी जो है, आप उसको फ़ॉर्म कर सकेंगे। नो डाउट। थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, एंड में मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि जब तक हम ये ना जान पाएँ कि हम कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारी रूट्स क्या हैं, हम किस खित्ते से बिलॉन्ग करते हैं, तब तक किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी कौम के लिए तरक्की पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए आर्टिफ़ैक्ट के साथ, एक नई कहानी के साथ एक बार फिर से हाज़िर होंगे। तब तक देखते रहिए लाहौर म्यूज़ियम डिजिटल।